आज की हमारी जो कहानी है ना वो सत्य घटना पर आधारित है। ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि ऐसी जेल से भाग निकलने में सफल हो जाता है जहां से निकलना नामुमकिन हो। आखिर किस तरह वो जेल से भागने में सफल होता है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो आपके फोन में आ धमके। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रैंक मॉरिस नाम के एक अपराधी को देखते हैं जिसे अल्टेग्रास नाम की एक जबरदस्त सिक्योरिटी वाले जेल में भेजा जा रहा था। अल्टेग्रास जेल के समुद्र के बीच में आइलैंड पर बनी हुई ऐसी जेल है जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वो आज तक कई सारी जेल से भाग चुका था। फ्रैंक जेल में पहुंचता है तो अच्छी तरह से उसकी तलाशी ले जाती है जिसके बाद उसे सेल में भेज दिया जाता है जब वहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से होती है। उस कैदी ने चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। लिटमस के साथ अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक कैदी पर पड़ती है जो कि सरेआम उसे हैरान किए जा रहा था। फ्रैंक उसे नजरअंदाज करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत को जारी रखता है। थोड़ी ही देर के बाद उसे वार्डन के कमरे में ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है जहां वार्डन ने उसे धमकाया और कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश वो बिल्कुल भी ना करे क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने आए और कितने चले भी गए लेकिन कोई भी भाग नहीं पाया। वार्डन के इसी बातचीत के दौरान फ्रैंक ने उसके कमरे से एक नेल कटर चुरा लिया जो कि बहुत सी छोटी चीज है लेकिन अल्टेग्रास जैसी जेल में छोटी सी चीज भी काम आ सकती है और इसीलिए फ्रैंक ने अपने सेल में वापस आते के साथ ही उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद जब सब नहा रहे थे तो वुल्फ एक बार फिर से फ्रैंक के पास आता है और उसे दोबारा से उसे हैरान करना शुरू कर दिया। इस बार फ्रैंक उसे नजरअंदाज नहीं करता, वो वुल्फ को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसके बर्ताव से जेल के अंदर उसकी एक अलग ही रेपुटेशन बन चुकी थी। उस दिन के बाद से कोई भी उसके साथ फालतू के पंगे नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन चुकी थी जहाँ उसकी मुलाकात जेल के लाइब्रेरियन इंग्लिश से होती है। इंग्लिश को भी अल्टेग्रास में उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई थी जिसके चलते अब इंग्लिश ने बाहर निकलने की कोई भी इच्छा छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगाया हुआ था। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई किताब बहुत ही ज्यादा पसंद आया करती थी जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक कैदी से हुई जो कि एक कमाल का पेंटर था। वो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में ही निकालता था। डॉग का मानना ये था कि इस जेल ऐसी खतरनाक जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकता है। यहाँ पर उसकी पेंटिंग करने की यही आदत से उसके दिमाग को आज तक ठीक रखा है। जिसके बाद फ्रैंक को एक गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया जिसमें हर घंटे 15 सेंट्स की तनख्वाह भी मिलती थी। यहाँ पर फ्रैंक के लिए जल्दी ही मुसीबतें बढ़ने वाली थी। एक दिन यहाँ पर सभी कैदी अपने अपने सेल्स के बाहर थे। उसी दौरान वुल्फ एक बार फिर से लौट कर आया लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार भी था जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन एंड ही वक्त पर डॉग ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया जिसके बाद फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोका। अब यहाँ पर वुल्फ और फ्रैंक के बीच में लड़ाई छिड़ गई और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड पर ही हमला कर दिया जिसके बाद से ये दोनों को ही डी ब्लॉक की ऐसी जेल में भेज दिया गया जहां पर कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। असल में वो एक पिंजरा था। फ्रैंक की तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे तो सिर्फ अपने आप को बचाने की वजह से ही इस पिंजरे में जाना पड़ा। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा था। अब 2 हफ्ते तक उसी पिंजरे में रहने के बाद फ्रैंक को आजाद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर फ्रैंक की दोस्ती पड़ोस के ही जेल में रहता आदमी चार्ली से हो जाती है जो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का दौरा करने का फैसला किया जिस दौरान उस कैदी के सेल में से उसे अपनी तस्वीर दिखाई दी जो कि पहले तो उसे बहुत पसंद आई पर अगले ही सेकंड उसने जेल से सारी ही डॉग की बनाई हुई पेंटिंग्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। उसके इसी
फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह झंझोड़ दिया क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वो अपनी बनाई हुई हर पेंटिंग से बहुत ही प्यार करता था। फ्रैंक ने डॉग को लाख बार समझाने की कोशिश की, ये कोई बात नहीं, ये सिर्फ पेंटिंग तो है। लेकिन डॉग ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब एक दिन शिफ्ट के दौरान यहाँ पर डॉग की 3 उंगलियां कट जाती है। उसकी वजह से वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत हो चुकी थी। यहाँ पर ऐसा होते ही गार्ड्स ने तुरंत ही डॉक्टर्स बुलाने के लिए एक मैसेज भेजा। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ डॉग को ही देख रहा था। अब उसी रात फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तो उसकी नजर वैन से निकल रहे कॉकरोच पर जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक का एहसास होता है कि शायद ये वेंट बाहर निकलने वाली किसी दरवाजे का रास्ता भी हो सकती है। तभी इंग्लिश उसके पास आता है और वो कहता है कि सभी पेंटिंग्स को डॉग की इसलिए बाहर निकलवाई क्योंकि यहाँ पर जो वार्डन थी ना, उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अब खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है जो कि उसे पिछली जेल से ही जानते थे। अब अपनी बातचीत के दौरान वो दोनों अल्टेग्रास के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इस जेल से भागना नामुमकिन है क्योंकि ये जेल चारों तरफ से पानी से ही घिरी हुई है और उनके मुताबिक उन्हें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। इसी बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया दे दिया। वो अब इस जेल से भागना चाहता था और पहला इंसान बनना चाहता था जो कि इस जेल से भागा हुआ है। उसी रात फ्रैंक ने वार्डन के कमरे से चुराई हुई नेल कटर की मदद से अपने कमरे की ग्रिल के आसपास मौजूद सीमेंट को खुरेदना शुरू किया। और जैसे ही उसे गार्ड्स के पैरों की आवाज आती ना, तो वो नेल कटर को बाइबल में छुपाकर उसे पढ़ने का नाटक करता था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे ग्रिल के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। अब ऐसे ही एक दिन जेल में कैदियों से मिलने के लिए उनका परिवार आता है। जब इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गए तो इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश ने अपनी बेटी का बचपन ही नहीं देखा। वो बहुत ही ज्यादा अफसोस में था। अब चार्ली अपनी बीवी से जब बात कर रहा था ना, तो उसे अपनी माँ की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पता चलता है। डॉक्टर के मुताबिक चार्ली की माँ के पास सिर्फ कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। इसी चीज ने चार्ली के मन में अलजगा से भागने की इच्छा पैदा की। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना जेल से भागने का प्लान रखा। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की सारी इमारतों को कमजोर बना दिया है, जिसके चलते वो लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं। जिसके बाद वो उन्हीं ग्रिल से होते हुए पाइपलाइंस तक पहुंचे और वहां से भाग जाएंगे। लेकिन बात तो वहां अटक जाती है कि जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समुंदर को पार कैसे करेंगे। फ्रैंक ने थोड़ा दिमाग लगाया और क्लैरेंस को कहा कि तुम तो जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वहां से एक एक करके रेनकोट और थोड़ी बहुत रबड़ सीमेंट चुरा लेना। यहाँ पर उसकी मदद से मैं लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अब फ्रैंक का सारा ही प्लान सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद उन सभी ने एक साथ मिलकर प्लान पर काम करने का फैसला किया। अब यहाँ पर हर रोज की तरह फ्रैंक अपने सेल में सीमेंट को निकालने में लग जाता है। इस बार चार्ली भी उसका साथ दे रहा था। वो सेल के बाहर नजर रखे हुए था कि कोई भी गार्ड आए ना तो वो फ्रैंक को चौकन्ना कर सके। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि फ्रैंक काम तो कर रहा था पर नेल कटर काफी छोटा होने की वजह से उसको चलाने में बहुत ही ज्यादा समय और मेहनत लग रही थी और नेल कटर की नोक ज्यादा भी नहीं थी तो ज्यादा जोर लगाना भी पड़ रहा था। इसी वजह से फ्रैंक के हाथ पर काफी ज्यादा चोटें भी लग रही थी जो अब उससे काफी परेशान कर रही थी। इसलिए अगले सुबह उसने सभी को इसी परेशानी के बारे में बताया। उनके मुताबिक उन्हें अब धार वाला और बड़ा हथियार चाहिए था। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ती है। वो तुरंत ही अपनी चम्मच को जूते से घिसकर गंदा कर देता है, जिसके बाद उसे गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की शिकायत की और सभी लोगों ने उसका साथ भी दिया। गार्ड को इसमें कोई गलत चीज नहीं नजर आई, इसलिए बड़ी ही आसानी से उसे चम्मच बदलने में हामी भर दी। अब वो लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर जाते हैं ना, तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल दी। लेकिन फ्रैंक के लिए ये इतना काफी नहीं था, इसलिए उसने लिटमस से अपने हिस्से के 20 दिन की मिठाई दी और बाकी सामान इकट्ठा कर लिया। जिसके बाद फ्रैंक ने चम्मच पिघला कर नेल
कटर और सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया जो कि नेल कटर की धार से काफी ज्यादा अच्छा था। अब उसी रात फ्रैंक तेजी से सीमेंट को कुरेदने में लगा हुआ था, तभी एक गार्ड वहां पर आ जाता है जिस पर चार्ली की नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर एंड वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटका दिया और ऐसे ही ये लोग बच जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों में फ्रैंक समझ जाता है कि उन ग्रिल्स के अंदर पेंच भी कसे हुए हैं जिन्हें खोलने के लिए उन्हें एक और नया औजार चाहिए था। इस दौरान जब फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता है तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता है। कारपेंटर की शॉप पर काम करते हुए फ्रैंक को चोरी छुपे एक छोटा सा औजार तैयार कर लेता है और उसे दुकान से बाहर निकालने के लिए फ्रैंक को उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर निकाला था। अब इसी के लिए वो एक लोहे का सड़ा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में लेकर निकलता है। जब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजता है ना, तो फ्रैंक ने गार्ड के हाथ में वही सड़ा हुआ टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि उसका असली औजार तो उसके जूतों में ही फंसा हुआ था। अब अगले सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से ग्रिल को खोल दिया जिसके आगे पाइपलाइन थी जो कि उनकी आजादी का रास्ता भी बन सकती थी। अब यहाँ पर फ्रैंक जानता था कि उन्हें यहाँ पर ज्यादा तगड़ी प्लानिंग की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक नकली सर बनाने का फैसला किया जिनकी मदद से वो गार्ड्स को चकमा दे सके। इसलिए वहां पर वो लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था, वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई सारे अखबार इकट्ठा कर लिए। सारा सामान मिलते ही फ्रैंक ने तुरंत ही अपने काम पर लग जाता है। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट से मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार कर लिया, जिसके ऊपर उसने पेंट लगाया और बाल भी लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इंसान का सर हो, इसलिए वो उसके कार्ड को चकमा देने वाले थे। अब यहाँ पर अपने प्लान को और भी मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने उस ग्रिल जैसी दिखने वाली नकली जालियां भी बनाई जिससे वो भागते टाइम ग्रिल्स की जगह लगाने वाले थे, ताकि कोई भी गाड़ी नोटिस ना कर ले कि यहाँ पर ग्रिल्स नहीं लगी हुई। अब उसी रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने उस नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल का इस्तेमाल भी किया। पाइपलाइन के ऊपर पहुंचने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जिस तक वो अकेला नहीं पहुंच सकता था। अब उसी वक्त एक गार्ड भी सेल का राउंड मार रहा था। जब फ्रैंक के सेल के पास वो पहुंचा तो उसे कोई भी शक नहीं हुआ। जिसके बाद अगली सुबह ये सारे बातें ही कर रहे थे और यहाँ पर जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी अपनी नकली खोपड़ी बना ली थी। जिसके बाद सभी ने प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली एक बार फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए और एक दूसरे की मदद से वो लोहे के दरवाजे तक तो पहुंच गए, जिसे पकड़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग इस दरवाजे को काट तो सकते हैं लेकिन उन्हें काफी एडवांस टूल्स की जरूरत होगी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल कर कर एक औजार तैयार कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले लिटमस के साथ फिर से सौदा किया। अब पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाल दिया, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बाहर जा सकते थे। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा तो उसने तुरंत ही उसे औजार बनाने में लग गया, जिससे वो लोग दोबारा उस लोहे के दरवाजे में पहुंचे ना, तो इस बार उन्होंने नए औजार की मदद से वो दरवाजा काट लिया। ये सबके दौरान आवाज तो काफी हुआ लेकिन गार्ड्स ने उस पर नजरअंदाज किया। इधर फ्रैंक और बाकी साथियों ने रास्ता बना दिया था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल एल्टेग्रास से भागने का फैसला किया। अब मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर फूल रख दिया, जिस पर तुरंत वार्डन की नजर जाती है और उसने फ्रैंक को जेल के सारे ही उसूल याद दिला दिए और उस फूल को कुचल दिया। वार्डन के इस बर्ताव से सबसे ज्यादा गुस्सा लिटमस को आया। उसने यहाँ पर जैसे ही वार्डन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। जिसके बाद वार्डन ने यहाँ पर फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, लेकिन उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब उसी रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस को पाइप में मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन एंडी वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे प्लान में शामिल न होने का फैसला कर लिया था। लेकिन बाकी के तीनों बिल्कुल ही अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। उधर चार्ली की आंखों के सामने उसकी आजादी का सपना दूर होता जा रहा था। उधर उस दरवाजे को पार करते हुए फ्रैंक और बाकी के लोग छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सर्च लाइट से बचना था। उधर चार्ली ने आखिरकार जेल से भागने का मन बना लिया, जिसके बाद वो पूरी ही रफ्तार से
पाइप से होता हुआ वो लोहे के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अकेला उस दरवाजे को पार नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि उसने अपनी आजादी का मौका अपनी डर की वजह से गवा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सर्च लाइट से बचते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस जेल की दीवार तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि कहीं आसपास कोई तो नहीं, और फिर छुपते छुपाते दीवार को पार कर जेल से बाहर निकल जाते हैं। अब वो तीनों कैदी एक रोड को पार करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। वो अच्छे से जानते थे कि किसको क्या करना है। वो तीनों शांति और तेजी से अपना काम कर रहे थे। वो जल्दी नाव में हवा भरना शुरू कर देते हैं। मुंह से फुलाना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन दोस्तों जब अपनी जान पर बनाती है ना, तो हर कोई बाजी मार लेता है। वो तीनों ही लाइफ बोट बनाने में सफल हो जाते हैं और अल्ट्राग्रास की सरहद से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो शुरुआत में तो उन्हें सब कुछ सही और नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक क्यों सो रहा है। उन्होंने जैसे ही फ्रैंक के मुंह से चद्दर हटाई तो यहाँ पर पैरों तले उनकी जमीन निकल गई, क्योंकि आज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनकी उन्हें कभी कल्पना नहीं की थी। पूरी जेल में ये बात फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। फ्रैंक ने तो अपने सर की जगह नकली खोपड़ी जो रखी हुई थी। गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि दो और कैदी भाग निकले हैं। जल्दी ही उन तीनों की खोज शुरू हुई और उन्हें ढूंढने में नाव के साथ साथ हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस का कोई भी सुराग नहीं मिला। अब पुलिस वाले को ये लग रहा था कि शायद वो तीनों की मौत समुद्र में डूबकर ही हो गई, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर वार्डन जानता था कि ये तीनों ही बच निकले हैं और दुनिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल अल्टेग्रास से वो लोग बचने में कामयाब हो गए हैं। पर वार्डन के सामने जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी जो थी, जिसके चलते उसने दुनिया के सामने उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन सच बात तो यह थी कि वार्डन की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं था। जिसके बाद फ्रैंक था ना, वो जेल ब्रेकर के नाम से मशहूर हो गया। 1 साल तक गुप्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन कोई भी बॉडीज नहीं मिली। मतलब ये था कि वो लोग बच कर भागने में कामयाब हो गए थे। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।